हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संगम काल के बारे में। ठीक है, क्योंकि संगम काल में जो होते हैं कि देखिए, संगम काल के दौरान ये तीन शासक रहते थे। एक चेरो, पांड्य और चोल। ये यानी कि ये तीनों चीज़ के बारे में होता है संगम काल में। और संगम काल में इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संगम काल था क्या, किसे कहा जाता है संगम काल। फिर उसके बाद जो उसके अलग अलग शासक आए वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये संगम काल जो है, संगम काल, संगम युग दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक का काल है। देखिए, ये पहली बात तो ये है कि भारत का मैप ये रहा आपका। ठीक है, इंडिया का मैप जो होता है, ये दक्षिण भारत जो होता है, ये दक्षिण भारत में ही संगम काल का प्रचलन हुआ। जितने भी संगम काल थे वो दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ था। ठीक है, अगर देखिए कि यहाँ देखिए, तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम आयोजित किए गए थे, जिन्हें मुंच चंगम कहा जाता था। यानी कि 3 संगम। संगम का मतलब क्या होता है कि मिलन। ठीक है, यानी कि मिलन, जो 3 शासक थे उनका मिलन ये कह सकते हैं। ठीक है, ये संगम मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में समृद्ध हुए थे। यानी कि मदुरै, जो कि आपका तमिलनाडु मिलेगा, वहाँ के जो राजा थे उन राजाओं का संरक्षण में ही इसका विकास हुआ था। ठीक है, उनके क्षेत्र छाया में ही इसका विकास हुआ। तो आगे देखिए कि संगम युग के दौरान 3 राजवंशों ने शासन किया। कौन थे? वो थे चेर, फिर चोल और पांड्य। यानी कि संगम काल में इन 3 राजवंशों का शासन रहा। ठीक है, और आगे हम लोग देखें, इस एक एक करके सारे काल को भी देखेंगे। ठीक है, इन राज्यों के बारे में साक्ष्य का मुख्य स्रोत संगम काल के साहित्यिक संदर्भ से रेखांकित है। यानी कि ये देखिए कि ये काल जो थे, कौन कौन से राजा रहते थे संगम काल के दौरान, इसके बारे में अभी तक हमें पता कैसे चला है? तो पता कैसे चला है? साहित्यिक संदर्भ, जो उस समय के राजा महाराजा के दरबार में जो लेखक होते थे, वो जो लिख के रखते थे किताब, उन किताबों से हमें वहाँ के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग चेर शासक का बात करने वाले हैं कि चेर क्या थे और चेरों ने किस टाइप का वहाँ पर शासन किया। चेर के बारे में तो पहले जानते हैं कि चेरों ने आधुनिक केरल के बड़े हिस्से पर शासन किया। यानी कि जो वर्तमान समय में केरल है, आप देख सकते हैं इंडिया का मैप। ठीक है, यहाँ पे केरल है तो वहाँ पर इनका शासन था। ठीक है, कैसे वहाँ पे ये शासन करते थे पहले के समय में। पहले को तो जिस समय ये शासन करते थे उस समय तो केरल नाम नहीं था। ठीक है, आगे देखिए कि वनजी चेरों की राजधानी थी। चेरो के जो राजा वहाँ शासन करते थे तो उसने अपना राजधानी बनाए थे वनजी। वहाँ के एक जगह का नाम है वनजी, जहाँ पर उसने अपनी राजधानी बनाया था। इस काल में मुसेरी और टोंडी महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। मुसेरी और टोंडी बंदरगाह थे, यानी कि यहाँ से समुद्र के रास्ते व्यापार होते थे। बंदरगाह क्या होता है कि समुद्री रास्ते से व्यापार होने वाली जगह। ठीक है, चेहरों का प्रतीक चिन्ह धनुष और वाण है। ठीक है, यह अपना जो प्रतीक चिन्ह रखे थे अपने राज्य का, वो था धनुष और वाण। आगे देखते हैं, आगे है कि पहली शताब्दी के पुगलुर शिलालेख में चेर राजाओं के 3 पीढ़ियों का उल्लेख है। ठीक है, ये पुगलुर शिलालेख है ना, उसमें चेर राजा के 3 पीढ़ी के बारे में उल्लेख है। उन्होंने किस टाइप के काम किए, कैसे लोगों के भलाई के बारे में बात की, वो सारा उसमें उल्लेख है, लिखित है। ठीक है, उसका देखते हैं सेनगुट्टुन वन यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व चेर वंश का प्रमुख शासक था। यहाँ का जो सबसे मेन शासक था ये सेनगुट्टुन है। चेर पढ़ दिया मैंने। सेनगुट्टुन वंश यहाँ के प्रमुख शासक थे, यानी कि राजा थे, मेन राजा थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे थे। तो चेर के बाद का जो दूसरा शासक आए थे वो था चोल। चोलों ने उसके बाद शासन किया यहाँ पर। ठीक है, तो चोल के बारे में देखते हैं कि चोलों ने आधुनिक तमिलनाडु के कई हिस्से में शासन किया। तमिलनाडु यानी कि ये भी देखिए, ये तमिलनाडु कहाँ पर है, ये इंडिया का मैप है मान के, यहाँ पर इस जगह में है तमिलनाडु। ठीक है, और इस जगह में चोलों ने ज़्यादातर शासन किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्रारंभ में चोलों की राजधानी उरेयूर थी। बाद में सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी उरेयूर में बनाया, लेकिन फिर बाद में इन्होंने पुहार, जिसे पुहार भी कहा जाता है, वहाँ में हस्तांतरित कर दिया। फिर से अपने उरेयूर के बाद फिर से नया राजधानी यहाँ पे बनाया था। ठीक है, राजा करिकला संगम चोल वंश का एक प्रमुख राजा था। ये करिकला तो काफ़ी प्रमुख राजा थे। ठीक है, चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ। ठीक है, बाघ को उन्होंने अपने राज्य का प्रतीक चिन्ह के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है
कि कदियालूर उरी तिरंगनानर द्वारा लिखित पट्टी नापलाई उनके जीवन के साथ साथ सैन्य उपलब्धियों को भी दर्शाता है। इस बुक में क्या है कि जो करिकला थे, जो राजा थे करिकला, यहाँ के प्रमुख राजा थे, उनके जीवन के बारे में, यानी जीवन में क्या क्या काम किए, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, क्या 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 भलाई वाले काम किए या फिर जो भी काम किए उसके बारे में। और उसके बाद सैनिक उल्लेख, सैन्य उपलब्धियों, जो सैनिक कार्रवाई किया, यानी कि कौन से राजा को हराई, ये सारे का उल्लेख इस बुक में मिलता है। ठीक है। विभिन्न संगम कविताओं में वेनी की लड़ाई का उल्लेख है। ये एक वेनी की लड़ाई था, उसमें भी मिलता है उल्लेख, वेनी की लड़ाई के बारे में उल्लेख संगम कविताओं में, जहाँ उन्होंने चेर, पांड्य और 11 छोटे सरदारों के गठबंधन को हराया था। उन्होंने हराया था, जैसे इतने बड़े शासक को, चेर, पांड्य और 11 छोटे सरदारों का गठबंधन शासक को इसने हराया था। ठीक है। उनके शासनकाल के दौरान व्यापार और वाणिज्य समृद्ध था। व्यापार और वाणिज्य के मामले में इसका राज्य काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी विकास किया था, काफ़ी तरक्की किया था। उसके बाद आ जाते हैं पांड्य पर। ठीक है। जो तीसरा शासन यहाँ पर शासक जो शासन किया था वो था पांड्य। पहला देखते हैं, पांड्य ने आधुनिक तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्र में शासन किया, यानी कि तमिलनाडु के दक्षिण में पांड्य के राजाओं ने शासन किया, उसका शासक रहा था वहाँ पे। इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? मदुरै। मदुरै इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसका प्रतीक चिन्ह था कॉर्न, कार्प था। ठीक है। प्रतीक चिन्ह कार्प था। आगे देखते हैं, राजा नेदुनचेलियन को आर्यपदाई कथंग नेदुनचेलियन भी कहा जाता है, यानी कि ये क्योंकि ये तमिलनाडु है कि तमिलनाडु में नाम भी कुछ अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो ऐसे नाम रहते ना, ये जो आप नाम देख रहे हैं जो तो पढ़ने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, अजीब टाइप का नाम लग रहा है, तमिलनाडु में नाम इसी टाइप का रहता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार कोलन की पत्नी कन्नगी के श्राप ने मदुरै को जलाकर नष्ट कर दिया। एक पौराणिक कथा है, अलग अलग कहानियाँ सुनाया जाता है, उसमें बताता है कि जो कोलन की पत्नी थी कन्नगी ने एक श्राप दिया था कि तुम्हारा राज्य न जलकर नष्ट हो जाएगा, तो इसी तरह से जलकर नष्ट हो गया था। ये कथा है, यानी कि पूरा सच है या झूठ है, ये पूरा मतलब प्रूफ नहीं है, लेकिन कहानी के तौर पर है। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, मैंने पूरे एक्सप्लेन आप लोग को कर दिया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।